हाँ, log x बेस 10 इक्वल्स टू 0.303। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको याद रखना पड़ेगा। log 2 का वैल्यू होता है 0.303, तो हाँ log सर। x इज इक्वल टू 0.303, log 2 इज इक्वल टू 0.303। इससे क्या समझ में आ रहा है, जिंदगी का क्या सच्चाई पता चल रहा है? सर log 2 का वैल्यू इतना आता है सर। हाँ, याद रखना पड़ेगा। 4 वैल्यूज बताए थे लास्ट क्लास में, log हाँ 2, सर। log 3, log 5, log 7। तो ये तो याद रखना पड़ेगा। बट हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इससे क्या जिंदगी का सच्चाई समझ में आता है? फिर सर इस पर log x बेस 10 इक्वल्स टू log 2 लिखेंगे सर। और फिर और फिर सर यही तो समझ नहीं आ रहा था सर। ये नहीं लिख सकते है क्या? log x इज इक्वल टू 0.303 है, log 2 इज इक्वल टू भी 0.303 है। सर हाँ, हाँ सर अभी आवाज आया। बोले कि log x इज इक्वल टू 0.303 है, log 2 इज इक्वल टू भी 0.303 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 है बेसिकली। हाँ सर हाँ सर अब हाँ सर समझ आ गया। और दूसरा क्या सवाल है? सर माइनस log x बेस 10 इक्वल्स टू 4.15। माइनस log x बेस 10 इज इक्वल टू 4 नहीं पॉइंट। सर आगे समझिए वाला आगे सर समझ सर हो गया सर क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? डाउट हो। हाँ सर आ गया सर आ गया। ये सवाल एक्चुअल में भारी है, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। बट ठीक है, सर समझ में आ गया तो अच्छी बनाए बात थे है। बढ़िया है। चलो, तो ये जैसे लॉग और माइनस लॉग वाला पार्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम वापस से तुम लोगों के सामने कंसंट्रेशन वाले पार्ट का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो हम लोग क्लास 10th के या शायद 9th के लास्ट में पढ़े थे। मोलैरिटी वाला पार्ट बोला था, इस चीज़ को हम लोग आगे यूज़ करेंगे पीएच कैलकुलेशन में। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक छोटा सा फॉर्मूला था जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी उस फॉर्मूले का हम लोग को एप्लीकेशन देखना है पीएच कैलकुलेशन में। तो मोलैरिटी और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दो तीन सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग पीएच कैलकुलेशन करेंगे। पीएच कैलकुलेशन करने के बाद पहले हम तुम्हारा क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उसके डिस्कशन के बाद हम तुमको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे कि पीएच कैलकुलेशन वाले पार्ट में और भी क्या चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन उसमें ऐसा है जिसको हम लोग आराम से कैलकुलेशन वाले पार्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होगा जिसको हम बताएंगे तुम लोगों को। उन चीज़ों को बस थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना, 11th क्लास का टॉपिक जब डिस्कस होगा तो वैसे भी वो चीज़ें आएंगी, बट अभी के लिए थोड़ा ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन कैलकुलेट करो, फाइंड द कंसंट्रेशन, और ये चीज़ हम लोगों ने पहले कर रखा है तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइंड द कंसंट्रेशन। इनफैक्ट ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये 9th रीड में हम लोग जस्ट हम आज डिस्कस किए, मतलब उन लोग का मोल कंसेप्ट में वेपर डेंसिटी, कंसंट्रेशन टर्म, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। अब केवल उनका रिएक्शन वाला पार्ट बचा रह गया है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म उनको भी आता है। और उनको इसके बाद फिर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक वो लोग खुद से पढ़ेगा। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस हो जाएगा उनके क्लास 10th का टॉपिक शुरू हो जाएगा, और 10th का टॉपिक में डिस्कशन करने के पहले जैसे तुम लोगों को लेक्चर डिस्कस किया एग्जैक्टली उसी टाइप से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वहाँ पे। चलो, कैलकुलेशन करो। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH solution given mass of NaOH is equal to 200 gram and volume of solution is equal to 5 लीटर। फॉर्मूला स्क्रीन पे दे रखा है, उसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके, तो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH solution given weight of NaOH is equal to 200 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5 लीटर। जिसका भी आंसर आएगा फटाफट बोलते जाना।
ईशान, तुम्हारा माइक्रोफोन ठीक हुआ? यस सर। ओके, आंसर आएगा तो बता देना। किसी का आंसर नहीं है अभी इतने देर में, सब भूल गया फॉर्मूला। शुभम? सोच रहे हैं सर। क्षितिज? हाँ सर कर रहे हैं। सागर? सर 1 होगा। 1। दो तीन फॉर्मूले हैं, इन सब फॉर्मूले का बहुत ही प्रिसाइजली ध्यान रखना, ये 9th क्लास में पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। एक ये फॉर्मूला एकदम ध्यान रखना ही रखना होता है। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, और ऊपर हम लोग का फॉर्मूला क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेके चलेंगे। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाले NaOH का, तो गिवन मास कितना है, 200 ग्राम के बराबर, और NaOH का मोलर मास कितना है, तो 23 होता है सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 मास नंबर, और हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के 40 हो जाएगा। तो यहाँ से 200 डिवाइडेड बाई 40 मतलब नंबर ऑफ मोल्स 5 निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इस केस में वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ रखा। तो 10th क्लास से पहले ही तुम लोग ये चीज़ बताया था, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी को इस टाइप से लिखते हैं हम लोग बड़े बॉक्स के अंदर। तो बड़ा बॉक्स में NaOH लिखे मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NaOH बोल रहे हैं हम लोग। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना है कंसंट्रेशन, 5 के बराबर, वॉल्यूम कितना है 5 के बराबर, मतलब यहाँ से अपना वैल्यू आएगा 1m। और 1m का मतलब हो गया, लिखने का तरीका 1 मोलर सॉल्यूशन वर्ड यूज करेंगे हम लोग, 1 मोलर सॉल्यूशन है अपना, ठीक है। मान लो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नोट कर लो इस चीज को, फटाफट नोट करो। और ये चीजें क्योंकि हम लोग बता चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें याद होनी चाहिए तुम लोगों को। सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करो। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH solution if 120 gram of CH3COH is added to 12.046 into 10 to the power 23 molecules of CH3COOH in a 500 ml solution. In a 500 ml solution. ट्राई करो।
सर 4 है। 4 तो नहीं है। सर 8। 8। चलो भाई ध्यान दो, आंसर आ गया तो एक बार डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। सवाल में ऐसा मेंशन किया है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH सॉल्यूशन इफ 120 ग्राम ऑफ CH3COH is added to 12.046 into 10 to the power 23 molecules of CH3COH in a 5 liter solution। मतलब सवाल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 500 मिलीलीटर, बट मिलीलीटर यूज नहीं कर सकते, हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करना होगा इसको, क्योंकि कंसंट्रेशन निकालना है। तो 500 मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब हाफ लीटर वॉल्यूम आ जाएगा, पहला चीज। दूसरा, जो हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इस चीज को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट इसको कैलकुलेट करने के लिए मास भी दे रखा है और मॉलिक्यूल्स भी दे रखा है। 120 ग्राम को हम लोग इतने मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड अप कर रहे हैं, तो अपना फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का दो होता है, वेट अपॉन मोलर मास, एक पहला फॉर्मूला, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज, ये 10th क्लास सॉरी 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का मतलब हो गया 6.022 या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है अपने पास 120 ग्राम, पहले वाले केस में, मतलब पहले वाले केस में मास 120 ग्राम दे रखा, और CH3COH का मोलर मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 कार्बन हो गए मतलब 24 मास हो गया, 3 और एक 4 हाइड्रोजन हो गए मतलब 4 हो गया ग्राम मास, और 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन का मतलब हो गया 32 मास हो गया। तो 24 प्लस 4 प्लस 32, तो 24 प्लस 4 मतलब 28 हो गया, प्लस 32 मतलब 60। तो यहाँ पे मोलर मास वाला पार्ट 60 निकल के आएगा, तो यहाँ पे 120 ग्राम डिवाइडेड बाई 60 ग्राम, मतलब यहाँ से नंबर ऑफ मोल 2 के बराबर होगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ स्पीसीज दे रखा था 12.046 इंटू 10 टू द पावर 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23, और नीचे 6.022 या 023 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे 6.023 उस पर 12.046, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 2 के बराबर निकल के आ जाएगा। तो दो तरह के पार्ट को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, एक तरफ मास ले रहे थे एक तरफ नंबर, लेकिन बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स दोनों में दो दो है, तो इसका मतलब फाइनल नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट इन दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH जो टोटल है, ये इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 4 के बराबर। और अब इसके बाद अगर हम लोग कंसंट्रेशन निकाले, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाई, हम लोग वॉल्यूम कितना लेके चले थे, हाफ लीटर, तो इस केस में 4 डिवाइडेड बाई हाफ, इसका मतलब यहाँ से 8 मोलर सॉल्यूशन आराम से निकल के आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें डाउट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्ट क्लास 9th का पढ़ा हुआ पार्ट है, ये तुमको आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, ये तुमको याद होना चाहिए। बट अगर नहीं याद है तो इसको एक बार समझ लो, और अगर किसी के किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो नोट डाउन कर लो इस चीज को, और इसके बाद फिर हम लोग पीएच कैलकुलेशन पे आराम से मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉरी फाइंड द concentration of H plus ions in the aqueous solution of, find the concentration of H plus ion in the aqueous solution of
फर्स्ट पार्ट 1 मोलर HCl, दूसरा पार्ट 1 मोलर H2SO4, तीसरा पार्ट 0.5 मोलर HCl, फोर्थ पार्ट 5 इंटू 10⁻1 मोलर H2SO4। ट्राई करके देखो सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल है बट इसका भी एप्लीकेशन हम लोग को यूज करना है अभी। ईशान, पहले वाले केस में क्या आंसर होगा? ईशान, फर्स्ट वाले केस में क्या आंसर होगा? निकाल रहे हैं सर, 1 मिनट। दीक्षा, सर थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या क्या ट्राई कर रहे सर, क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं सर? नहीं आया सर। अच्छा, प्रिया? सर 1 होगा। 1 होगा पहले वाले केस में। चलो ध्यान दो, जैसे HCl की जब हम लोग बात करेंगे तो HCl वाला पार्ट डिसोसिएट करके H+ और Cl- बनाएगा। इनफैक्ट ऐसा भी देख सकते हैं, एक HCl के अंदर केवल एक हाइड्रोजन है, तो जितना HCl उतना ही हाइड्रोजन, तो जितना HCl के नंबर ऑफ मोल्स उतना ही H+ के नंबर ऑफ मोल्स या हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो सेम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जितना HCl का कंसंट्रेशन उतना ही हम लोग के H+ का कंसंट्रेशन भी होगा। तो पहले वाले केस में ऐसा लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HCl। और अगर H+ का कंसंट्रेशन HCl के बराबर हुआ, इसका मतलब 1 मोलर आराम से मेंशन कर सकते हैं। जैसे दूसरे वाले केस की बात करते हैं, H2SO4 वाले पार्ट में 2 हाइड्रोजन है बेसिकली, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो जितना मॉलिक्यूल लेंगे उसका 2 गुना हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब 2H+ मिलेगा। हर एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में 2H+, तो जितना मॉलिक्यूल उसका 2 गुना H+। इसका मतलब अगर H+ कैलकुलेट करें हम लोग तो H+ H2SO4 के नंबर के जस्ट डबल है, तो अगर H+ के वाला पार्ट का नंबर H2SO4 के जस्ट डबल है तो कंसंट्रेशन भी डबल होगा, तो H+ का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से। और यहाँ पे आराम से 2 मोलर मेंशन किया हुआ जा सकता है। थर्ड वाले केस की अगर बात करेंगे तो फिर से HCl है, एक HCl में एक H+ है केवल, इसका मतलब आराम से जितना HCl उतना ही H+, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 0.5 मोलर आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। लास्ट वाले केस में अगर कैलकुलेशन करें, सागर कितना आएगा आंसर लास्ट वाले केस में? बता भी सागर, कितना आएगा आंसर? सागर आवाज आ रहा है? शुभम, कितना आंसर आएगा? सर 1 मोलर। वापस से सेम चीज, H2SO4 दे रखा तो 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, 5 इंटू 10⁻⁻1 है, तो 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ -1 है, कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1 मोलर।
इस एक छोटे से पार्ट का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब हम लोग पीएच की बात करेंगे तो पीएच का मतलब हम लोग एक्चुअल में वहाँ पे H प्लस के कंसंट्रेशन के टर्म में काम कर रहे होते हैं। तो अगर इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इस चीज़ को हम लोग पीएच कैलकुलेशन आराम से बोल सकते हैं। हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, पीएच कैलकुलेशन। पहले तो पीएच होता क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे नॉर्मली पीएच वाले पार्ट का मतलब बोलने का लैंग्वेज होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये लिखने का एक तरीका होता है, बट एक्चुअली में पीएच का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि पीएच का कोई एक टर्म है। पीएच बेसिकली एक स्केल है, उस स्केल में एक सॉल्यूशन के बिहेवियर को हम लोग रीड कर रहे हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, या एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्गर एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्गर बेसिक पार्ट है। तो बेसिकली हम लोग जो पीएच कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम लोग एक स्केल के रेफरेंस में एक सॉल्यूशन के एसिडिक बेसिक न्यूट्रल बिहेवियर को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पीएच को इन जनरल पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल दिया जाता है, और ऐसा लिखा जाता है पीएच स्मॉल पी कैपिटल एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। इसलिए ऊपर हम लोग जो भी कैलकुलेशंस कर रहे थे लॉग में, हर जगह माइनस वाले पार्ट को लेते हुए चल रहे थे। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। जितना एसिड देगा वहां से H प्लस का कंसंट्रेशन निकालो, फिर उसका लॉग लेने के बाद उसका माइनस साइन करो, वहां से हम लोग पीएच आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट करो इस चीज को, पहले पीएच कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद पीएच स्केल में कौन से टाइप का सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन से टाइप का सॉल्यूशन बेसिक है, इस चीज का हम लोग कंपैरिजन डिस्कस करेंगे आराम से। नोट कर लो फॉर्मूला, और फॉर्मूला नोट करने के बाद क्वेश्चन वाले पार्ट पे आराम से आ सकते हैं। बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन कैलकुलेशन कराएंगे, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि जो भी कैलकुलेशन बोलेंगे थोड़ा फास्टली करना। जो भी लॉग के कैलकुलेशन तुम लोगों को कराए थे उन्हीं से रिलेटेड अपने को वैल्यूज निकालना है। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द पीएच इन द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द पीएच इन द फॉलोइंग केसेस। पहले क्वेश्चंस नोट कर लो, फिर उसके बाद ट्राई करते जाना क्वेश्चंस। टोटल 6 लोग हैं ना, 6 क्वेश्चन दे रहे हैं।
ईशान, पहले वाले केस में कितना आंसर आएगा? 1। 1? हम्म, पक्का? हाँ। यहाँ से H प्लस कंसंट्रेशन कितना आया? देखना पड़ेगा वो तो। देखना पड़ेगा। तो पीएच कैसे कैलकुलेट कर लिया? कैलकुलेटर से। बहुत मार खाएगा मेरे से कैलकुलेटर अगर यूज करेगा तो। तेरे एग्जाम में कैलकुलेटर आएगा क्या तेरे पास? अच्छा ठीक। हाँ? नहीं नहीं नहीं। तो फिर तुम्हारे एग्जाम में कैलकुलेटर दिया जाएगा क्या तुमको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कैलकुलेटर से कर लिया और देखना पड़ेगा H प्लस कितना आया? क्या मजाक चल रहा है क्या क्लास में? अब बाकी लोग भी कैलकुलेटर भूल के भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। कैलकुलेटर तुम्हारे एज में यूज नहीं करने का होता है, क्वेश्चन जब कॉलेज में चले जाते हैं तब कैलकुलेटर यूज करने का होता है। अभी ये स्टेज नहीं कैलकुलेटर यूज करेंगे, तुम्हारा तो खुद का दिमाग कैलकुलेट मतलब दिमाग कैलकुलेशन करना बंद कर देगा। हम लोग को देखा है कभी कैलकुलेटर यूज करते हुए? कितना आएगा जल्दी बताओ, H प्लस कितना आएगा पहले ये बताओ, फिर उसके बाद पीएच कितना आएगा ये बताओ। बताओ H प्लस कितना आएगा? दीक्षा, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 बनाया सर, 1 समझ नहीं आया। क्षितिज, 1 वाले में कितना आंसर आएगा? सर पता नहीं, मेरा तो 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो आ रहा है, दिक्कत क्या है? H प्लस कितना होगा? हाँ सर, मेरा भी उतना ही आया। H प्लस वाला पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ HCl के बराबर होगा, और HCl का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 1 मोलर के बराबर। तो इस केस में अगर हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन वाले पार्ट के जगह पे आराम से 1 मोलर वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग। तो जब यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 1 डालेंगे तो बेसिकली माइनस लॉग ऑफ 1, लॉग 1 कितना होता है? तो लॉग 1 0 होता है, मतलब वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो पहले वाले केस में अपना पीएच वाला पार्ट 0 के बराबर आने वाला है। पॉइंट ये है कि पीएच 0 होता है क्या? मालूम है किसी को भी पीएच 0 होता है क्या? सर उसका रेंज तो 1 से 14 तक होता है ना। उसका रेंज 1 से 14 के बीच में होता है ना, तो 0 वही कैसे हो जाएगा? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि पीएच 0 होता है क्या? बताओ। इसी चीज का डिस्कशन करेंगे हम बेसिकली, जब तुम लोग बोले ना पीएच स्केल वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे इस चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी के लिए केवल वैल्यू देखो, जैसे इस पूरे स्टेप में कहीं कोई गलती है क्या? इस पूरे क्वेश्चन के स्टेप्स में कहीं कोई गलती है क्या? ये बताओ। कहीं भी कोई भी एरर टाइप का पार्ट दिख रहा है कि H प्लस से कंसंट्रेशन कैलकुलेशन में कोई एरर की हो? नहीं, इसमें तो कोई एरर नहीं है। पीएच कैलकुलेशन में कोई एरर की हो? नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है। इसका मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कहीं कोई एरर तो नहीं है अपने पास। तो अगर कहीं कोई एरर नहीं है तो फिर गड़बड़ क्या हो रहा है? हम लोग तो अभी तक यही जानते थे कि पीएच वाला पार्ट 1 से लेकर के 14 तक होता है, लेकिन यहाँ तो पीएच 0 के बराबर आ रहा है। तो गड़बड़ क्या हो रहा है? वो गड़बड़ तुम लोगों को आगे पता चलेगा। अभी के लिए हम लोग का वैल्यू 0 हो रहा है तो चलो ठीक है, हम 0 लिख करके काम कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दूसरे वाले क्वेश्चन का कैलकुलेशन करते हैं तो प्रिया, सेकंड वाले क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा? सर पता नहीं। पता नहीं। सेकंड वाले केस में शुभम कितना आएगा? सर 1.31। 1.31। पहले वाले केस में जब H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो H प्लस इज इक्वल टू HCl इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं। फिर जब यहाँ से पीएच का कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ
5 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। और अभी जस्ट कुछ देर पहले मेंशन किया था कि अगर इस तरह का फॉर्मेट में वैल्यू दे रखा तो ये 2 वाले पार्ट को सीधा बाहर लिखेंगे, -log5 लिख सकते हैं, 2 - log5। 2 का वैल्यू तो 2 ही है, log5 का वैल्यू शायद तुम लोग को याद होगा 0.69 के बराबर होता है। तो यहाँ से 1.31 के बराबर वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। pH इज इक्वल टू 1.31 निकल के आ जाएगा। कहीं पे अगर डाउट होगा तो पूछते चले जाना, और डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ईशान बताओ कितना आएगा आंसर। अच्छा, तो कौन से कैलकुलेटर से कैलकुलेशन किया था? तेरा pH 1 आया था, यहाँ तो pH 0 आ रहा है ईशान? अरे सर वो एरर हो गया तेरे बीच में, वो वैल्यू लेने में लॉग का। ये भगवान, हम नालायक है एकदम तुम। कैलकुलेटर यूज मत करना, इसको एज अ हैबिट अभी बिल्कुल डेवलप नहीं करना कुछ, क्योंकि बड़ा आसान लगता है कि कोई भी कैलकुलेशन तो हम कैलकुलेटर में कर लिए, बट इससे एग्जाम में तुमको बहुत दिक्कत होगा, तुम्हारा स्पीड बहुत खराब हो जाएगा। 3rd नंबर वाले पार्ट का आंसर सोच के बताओ क्या आंसर होना चाहिए, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट मत करना। पहले H+ कैलकुलेट करो, फिर pH कैलकुलेट करो। H+ कितना आएगा यहाँ से ईशान? दीक्षा? हाँ सर, दीक्षा नहीं, 2 हाँ आएगा। क्या? 2 आएगा pH नहीं, हम पूछ रहे कि H+ कितना आएगा, पहले ये बताओ। सर। H+2 आएगा। H+2 आएगा या pH 2 आएगा? सर 1 मिनट सर। तुम लोग क्लास रेगुलर नहीं करते ना, उसी चीज का ये असर दिख रहा है। नहीं सर, मेरा रेगुलर क्लासेस करते हो PS लोग, आराम से 2 आंसर आया निकल है रहा है। और H+ इज इक्वल टू 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं, और H2SO4 का कंसंट्रेशन 5 इंटू 10⁻³ है। तो 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ यहाँ से 10 आएगा वैल्यू, ये कैंसिल आउट होगा तो 10⁻²। तो H+ का वैल्यू 10⁻² हो गया, और pH इज इक्वल टू -log ऑफ H+, मतलब -log ऑफ 10⁻²। तो जब यहाँ पे -log लेंगे तो वैल्यू अपना 2 के बराबर आराम से निकल के आ जाएगा, मतलब pH इज इक्वल टू 2 आराम से कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षितिज कितना आंसर आएगा? सर 4 का मेरा 3.494 आ रहा है। 3.494, 94। हाँ शायद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ H+ तो HCl के बराबर ही होगा, क्योंकि जितना HCl उतना ही H+, उसके हिसाब से आराम से 4 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं। और यहाँ से pH इज इक्वल टू -log ऑफ 4 इंटू 10⁻⁴ लिखा जा सकता है। तो यहाँ से जब pH कैलकुलेट करेंगे तो सीधा वैल्यू 4 - log 4 लिख सकते हैं हम लोग। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं हम यहाँ पे, pH इज इक्वल टू 4 - log 4। 4 - log 4, तो log 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग आराम से। तो 4 log 2 का स्क्वायर कंसिडर कर लिया, और log 2 के स्क्वायर वाले पार्ट को जब लिखेंगे तो यहाँ से 2 वाले पार्ट को उठा के बाहर डाल सकते हैं। तो यहाँ से 4 - 2 log 2, log 2 का वैल्यू होता है 0.303। तो जब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 4 - 0.606 के बराबर। 4 - 0.606 कितना होगा? तो 3.396 इस टाइप का कुछ वैल्यू। और तुम्हारा कितना बोला बोला था आंसर? क्षितिज कितना आंसर बोला था? सॉरी सर, हम गलत बोले। 3.394 होना चाहिए ना सर वहाँ पे। सॉरी 3.394, हाँ 3.394। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे अभी, नोट करो पहले।
इन सब क्वेश्चन का ध्यान रखना, बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन है, लेकिन ये सब सवाल पूछे जाते हैं एनटीएससी में, मतलब बहुत एलिमेंट्री तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये सब कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। और ये तुम्हारे एनसीईआरटी में कैलकुलेशन दे नहीं रखा है, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो ना 9th में है ना 10th में है, तो मोलैरिटी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक पीएच का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, जबकि पीएच का वैल्यू पूछा जाता है, तो थोड़ा एब्सर्ड चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में दीक्षा कितना आंसर, दीक्षा नहीं, प्रिया कितना आंसर आएगा? सर 2 मिनट कर दे। तो ले लो 2 मिनट। सर 4.62 4.62 62 यार, 62 तो नहीं होना चाहिए शायद से, 4.23 शायद आएगा, 4.23। पहले ये बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? सर H प्लस वही हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 6। इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। फिर जब यहाँ से pH कैलकुलेशन करेंगे तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपना वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस लॉग 6 के बराबर, और लॉग 6 अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉग 6 में ये जो 6 है, इस चीज़ को हम आराम से 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b लिखा जा सकता है, और log 2 का वैल्यू होता है 0.303, log 3 का वैल्यू होता है 0.47 के बराबर। तो जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा 0.77 के बराबर। तो log 6 का वैल्यू मालूम पड़ गया 0.77 के बराबर, तो यहाँ से 6 माइनस 0.77 कितना आएगा वैल्यू, तो 5.23 के बराबर अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो 23 से भी थोड़ा छोटा होना चाहिए, बट ठीक है, 5.23 लिख के आराम से काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 5.23 होना चाहिए। उसके बाद शुभम, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर क्या होगा? सर -1 आएगा। -1 आ रहा है, आना तो -1 चाहिए, है कि नहीं? यस सर। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो H प्लस इज इक्वल टू 2 टाइम्स H2SO4, मतलब 10 मोलर। और यहाँ से जब pH कैलकुलेट करेंगे तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10, मतलब लॉग सॉरी लॉग हाँ ठीक है, लॉग ऑफ 10 कितना होता है, तो 1, माइनस लॉग ऑफ 10 लेंगे तो -1। बट फिर वही कंफ्यूजन है कि सर pH निगेटिव कहाँ से आ गया, हम लोग तो अभी तक जीरो के स्केल की बात कर रहे थे, यहाँ पूरा की निगेटिव हो जा रहा है, तो pH वाला पार्ट निगेटिव हो सकता है क्या? तो देख के तो लग रहा है कि नेगेटिव हो सकता है, कहीं कोई गलती नहीं है। कंसंट्रेशन 5 मोलर हो सकता है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 मोलर भी हो सकता है, तो pH -1 निकल के आना चाहिए था। तकलीफ किस चीज़ का है, परेशानी कहाँ पे है? इस परेशानी को थोड़ा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसमें एक छोटा सा आइडिया देंगे तुम लोगों को कि क्यों हम लोग pH स्केल में इस तरह का ही स्केल रख पाते हैं। दूसरा, pH तो होता ही है, जैसे एसिड का मतलब बताए थे जो H प्लस देता है, बेस का मतलब बताए जो OH माइनस देता है। तो जब हम लोग H प्लस की बात कर रहे थे तो pH बोल रहे थे, तो जब OH के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो POH भी बोल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग H प्लस से कंसंट्रेशन से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो pH स्केल बोल रहे हैं, तो अगर OH माइनस के टर्म में बात करेंगे तो POH स्केल भी डिफाइन किया जा सकता है। ये भी एक टर्म है जिसको हम लोग कंसिडर आराम से कर सकते हैं, इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो केवल pH स्केल जैसा कुछ नहीं होता, POH स्केल जैसा भी कुछ कुछ होता है, इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। खैर उस चीज़ पे हम लगाएंगे डिस्कशन में, बट अभी हम थोड़ा उल्टा कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो आराम से पूछ सकता है। ईशान, कोई डाउट है? बोलो भाई ईशान जल्दी। नो सर, नो सर। तो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ा उल्टा कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द H प्लस आयन कंसंट्रेशन if solution has pH is equal to 1, pH is equal to 3, pH is equal to 1.697
pH is equal to 5.23 pH is equal to 4.15 pH is equal to 5.06। कैलकुलेट करो 6 क्वेश्चंस। इस बार उल्टा दे रखा है, पीएच दे रखा है और एच प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। ये दो पार्ट ऐसा है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में कहीं भी कुछ भी टर्म में मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन तुम्हारे एनटीसी में हमेशा सवाल पूछा जाता है इस चीज से, तो ये मालूम होना चाहिए, नहीं हो मालूम होना चाहिए। वो कंसंट्रेशन में मोलैरिटी वाला पार्ट मालूम होना चाहिए, उसके अलावा कितना H प्लस दे सकता है कोई भी एसिड, ये भी मालूम होना चाहिए। ट्राई करके देखो क्वेश्चन। कितना टाइम हुआ है अभी? 7:44 हुआ है। 6 क्वेश्चन है तो हम क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा, तो हम आराम से 12 से 13 मिनट का टाइम दे रहे हैं, मतलब 55 में कैलकुलेट ये डिस्कशन शुरू करेंगे। कैलकुलेट करो आराम से क्वेश्चन। और जिसको कोई भी डाउट होगा आराम से पूछ सकता है। और अगर क्वेश्चन पहले ही बन जाएगा तो फिर आराम से पूछ सकते हैं, मतलब हाथ रेज कर सकते हैं ताकि डिस्कशन शुरू कर ले।
जल्दी बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। बढ़िया क्षितिज। और किसी एक आदमी को बनाने दो। 54 हुआ है अभी। और है किसी का आंसर?
शुभम, दीक्षा, प्रिया, ईशान। सर लास्ट क्वेश्चन बचा है। ओके, ट्राई करो। दीक्षा, पहले वाले केस में क्या आंसर होगा? सर 1। H प्लस कंसंट्रेशन 1। जीरो। H प्लस कंसंट्रेशन 0। पक्का? हाँ सर। शुभम, पहले वाले केस में 10 to the power -1। 10 टू द पावर -1। चलो ध्यान दो, जैसे तुमको नहीं मालूम आंसर क्या है, बट मान लो दीक्षा, तुम्हारा जो आंसर था वो 1 के बराबर आया था, और ईशान तुम्हारा आंसर 0 के बराबर आया था। तो इसका मतलब अगर यहाँ से पीएच कैलकुलेट करें तो अपना आंसर भी यही आना चाहिए। तो माइनस लॉग ऑफ 1, लॉग 1 तो 0 होता है, और -0 0 होगा, मतलब पीएच इक्वल टू 1 आंसर नहीं आ रहा, तो ये गलत है। और जब हम लोग माइनस लॉग ऑफ 0 लेंगे तो ये माइनस लॉग ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। अगर लॉग में सुना होगा तो शायद पता चला होगा, लॉग 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के बराबर चला जाता है। तो इस केस में ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अब कैसे आंसर बताए थे, अगर फिर से आंसर वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है? इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, उल्टे डायरेक्शन में कैसे काम करना है। जब भी कभी कैलकुलेशन करना, तो जैसे एक तो खैर ये सवाल बहुत सिंपल सा, पीएच इज इक्वल टू 1, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस के साइन को दूसरे साइड लेके चले गए, तो यहाँ से लॉग H प्लस कंसंट्रेशन बेस 10 इज इक्वल टू -1। और जब यहाँ से H प्लस कैलकुलेशन करेंगे तो H प्लस इज इक्वल टू बेस पर पावर दिस वैल्यू। बेस वाला पार्ट 10 है, उस पर पावर -1, आराम से 10 टू द पावर -1 मोलर सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। बड़ा स्ट्रेट रिलेशन है। pH 1 तो H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1, pH 2 H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा, सॉरी 2 नंबर में दे रखा, pH इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मोलर, सीधा लिख सकते हैं। ये तरीका थोड़ा बस ध्यान रखना, ठीक है? प्रिया, थर्ड नंबर वाले केस में क्या आना चाहिए? सर 2 into 10 to the power -2। 2 इंटू 10 टू द पावर -2, सही। चलो ध्यान दो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे एक चीज बोला था, pH इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 1.697 है, मतलब बेसिकली माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.697 है। जब भी ऐसा कैलकुलेशन होगा तो इस डेसिमल वाले वैल्यू को, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा, और ऐसा ही कैलकुलेशन होगा अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में या फिर H प्लस के या pH के कैलकुलेशन में, तो सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन रिपीट करना है बेसिकली। अगर यहाँ माइनस दे रखा तो इस पूरे पार्ट को सम हायर इंटीजर माइनस समथिंग के फॉर्मेट में डाल देना। हायर इंटीजर का मतलब हो गया, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से 2 माइनस समथिंग, तो माइनस समथिंग में 0.303 दिखाई दे रहा है हमको, 2 माइनस 0.303 के फॉर्मेट में डाल सकते हैं।
और एक चीज बताया था, जब यहाँ से हम लोग h प्लस कैलकुलेट करेंगे तो h प्लस को हमेशा x इंटू 10⁻⁻y के फॉर्मेट में डालना, जहाँ पे ये 2 वाला पार्ट इस y में चला जाएगा और 0.303 किसका लॉग होता है उस चीज को, मतलब वो किसका जो है उसको x में डालेंगे हम लोग। तो 0.303 लॉग 2 का वैल्यू होता है, मतलब बेसिकली 2 का लॉग लेंगे तो 0.303 होगा। तो जब उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 वाले पार्ट को आराम से एंटी लॉग वाले पार्ट में कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने कैलकुलेशन में यहाँ पे 2 हो जाएगा और 10 टू द पावर इस वैल्यू को मतलब -2 को डाल करके आराम से 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर आंसर लिखा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डाउट पूछने में। जिस भी स्टेप में डाउट होगा आराम से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, pH इज इक्वल टू 5.23 दे रखा, pH इज इक्वल टू 5.23। तो वापस से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ वाले पार्ट में सीधा सीधा अपना आंसर इसी फॉर्मेट में आना है, x इंटू 10 टू द पावर -y। कहाँ से आएगा? तो पहले 5.23 को सम हायर इंटीजर माइनस समथिंग के फॉर्मेट में डाल दो। तो हायर इंटीजर मतलब 6 हो जाएगा, 6 माइनस 0.77 दिख रहा। अब 0.77 तो किसी का लॉग नहीं था, तो क्या करें? तो इसको 2-3 लॉग्स के समेशन के बराबर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जैसे 0.77 वाला पार्ट को हम लोग जब डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, तो अभी कैलकुलेशन भी किया था और इस तरह कैलकुलेशन करते करते आदत लग जाएगा। 0.303 प्लस 0.47 इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 303 में 3 नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो 0.47 प्लस 0.3 इसके बेसिस पे हम लोग का 0.77 आने वाला है। और बेसिकली ये जो चीज़ है ये log 2 का वैल्यू है और ये 0.47 log 3 का वैल्यू है। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड किए, मतलब बेसिकली log 2 प्लस log 3 किए, इन दोनों को जब उल्टे डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो log 2 प्लस log 3 मतलब log a प्लस log b ये कब आता है? log a इंटू बी के फॉर्मेट में आता है, मतलब log 2 इंटू 3 के पार्ट में आता है। तो बेसिकली यहाँ से log 6 आ गया। तो 0.77 log 6 का वैल्यू है, मतलब 6 का log लेंगे तो 0.77 निकल के आएगा। इसका मतलब इस 6 वाले पार्ट को हम लोग x के जगह पे डाल सकते हैं और ये जो 6 वैल्यू है इसको y के जगह पे डाल सकते हैं। तो यहाँ से 10 टू द पावर -6 अपना वैल्यू निकल के आ जाना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर किसी स्टेप में डाउट है तो आराम से पूछ लो। ऑल्दो इतना भारी कैलकुलेशन तुम लोग को नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी हम कैलकुलेशन करा रहे हैं तुम लोग को। किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तुम लोग एकदम एलिमेंट्री कैलकुलेशन पूछेगा कि पीएच वाला पार्ट मतलब कंसंट्रेशन अगर 10 टू द पावर -4 मोलर है तो पीएच कितना होगा, या अगर H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है पीएच इज इक्वल टू 4 में तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा। बट फिर भी अगर इन केस थोड़ा भारी सवाल आ गया तो इस तरह का सवाल करने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, शुभम 5 का आंसर क्या होगा? 7 into 10 to the power -5। 7 इंटू 10 टू द पावर -5 ठीक ठीक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में pH इज इक्वल टू 4.15 दे रखा। इस चीज को हम लोग हायर इंटीजर 5 माइनस 0.85 में ब्रेक कर सकते हैं, और 0.85 log 7 का वैल्यू होता है या 7 का log होता है बेसिकली। तो जब हम लोग H प्लस कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो x इंटू 10 टू द पावर -y, तो 7 वाले पार्ट को हम लोग x की जगह पे डालेंगे और जो 5 है इसको 10 टू द पावर -y में y की जगह पे डालेंगे। तो इस केस में 7 इंटू 10 टू द पावर -5 ये अपना H प्लस कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्षितिज क्या दे रखा? pH इज इक्वल टू 5.06। बताओ भी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सर क्या होगा? 9 into 10 to the power -6। 9 इंटू 10 टू द पावर -6 ठीक है दिख रहा है। 5.06 को हम लोग 6 माइनस 0.94 लिख सकते हैं, और 0.94 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो 0.47 का 2 टाइम्स दिख रहा है। तो बेसिकली 0.47 प्लस 0.47 लिख सकते हैं, और 0.47 किसका लॉग होता है? तो 3 का लॉग होता है। तो इस केस में log 3 इज इक्वल टू 0.47, यहाँ पे भी log 3 इज इक्वल टू 0.47। तो बेसिकली इन दोनों को एडअप कर रहे हैं तो log 3 को भी एडअप कर रहे हैं। और ऐसा कब होगा? तब इस केस में आराम से log 3 इंटू 3 बेसिकली 9 के बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोगों के log 9 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू 0.94 के बराबर आएगा। तो एक चीज मालूम पड़ गया, H प्लस के कैलकुलेशन में 10 टू द पावर में क्या जाएगा? तो ये 6 वाला पार्ट, और दूसरा इसका वैल्यू log 9 का
आउटपुट निकल के आता है। तो यहाँ पे x की जगह पे 9 आराम से पुट कर सकते हैं। तो 9 इंटू 10⁻⁻6 ये अपने h प्लस का कैलकुलेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो, अगर दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से तुम्हारे 10th क्लास का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, अगर तुम्हारे पूरे इंटायर क्लास 10th का सबसे डिफिकल्ट पार्ट हम लोग का खत्म हो चुका है। अब इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में केवल थियोरेटिकल कैलकुलेशन चलेगा, थियोरेटिकल टर्म्स चलेंगे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, बस ये थियोरेटिकल टर्म्स चलेंगे। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे एसिड वाला पार्ट अगर हम लोग के बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अब इस तरह का केवल थियोरेटिकल पार्ट बाकी है, वो थियोरेटिकल पार्ट का हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल चीजें हो सकते थे वो सब खत्म हो चुका। नेक्स्ट क्लास से हम लोग का केवल थियोरेटिकल पार्ट चलना शुरू हो जाएगा। और थियोरेटिकल पार्ट चलेगा मतलब बेसिकली हम लोग का 2-2 दिन में एक एक टॉपिक आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो अब इसके बाद तुम लोगों को हम थोड़ा बहुत एनसीईआरटी रीड करने बोलेंगे, और दूसरा जो दिशा पब्लिकेशन वाला बुक था उसको भी वापस से हम बोल रहे हैं कि बनाना शुरू कर दो। अगर 9th क्लास के टॉपिक में थोड़ा दिक्कत है तो 9th क्लास के टॉपिक को भी आराम से पढ़ सकते हैं कि ये सब चीज़ों को में दिक्कत था तो इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि 9th रीड का जो बैच, वैसे तुम लोगों का क्लास का टाइमिंग शायद क्लास भी करता है, बट अगर 9th रीड का जो बैच है उसके साथ तुम लोगों को क्लास करना है तो उसके साथ क्लास कर सकते हैं, अगर केमिस्ट्री में किसी भी पोर्शन में दिक्कत है तो। और अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तुमको 9th क्लास के किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक में, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर मोल कंसेप्ट, तो अगर क्वेश्चन में डाउट होगा, तुमको टॉपिक पढ़ना होगा तो बता देना, विशाल सर को मैसेज कर देना या फिर स्मार्ट प्रो के नंबर पे मैसेज कर देना। वो टॉपिक का डाउट क्लास अलग से दे करके तुम्हारा वो सब टॉपिक हम लोग कवर कराते चले जाएंगे। मैथ शायद खत्म हो गया तुम लोग के 10th क्लास का, बताओ भाई कोई। मैथ्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना तुम लोगों का। सर क्षितिज, लगभग हुआ है सर। लगभग, क्योंकि 9th क्लास का मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, 9th क्लास का मैथ्स खत्म हो चुका है, और 10th क्लास का शायद एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विशाल सर शुरू कर चुके हैं 9th क्लास में। तो 9th क्लास में तो मान के चलो कि उनका 9-10 का ही मैथ्स खत्म हो जाएगा। अभी तो जुलाई खत्म हुआ है, अगस्त आया है, तो उन लोगों का 10th क्लास का मैथ्स इसी साल खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर वो लोग क्या करेंगे तो हमको नहीं मालूम। नेक्स्ट ईयर हमको लगता है बस वो शुरू से उनको सैंपल पेपर बनवाएंगे, बस यही चलने वाला है उन लोगों का। और उसके अलावा उन लोग का 11th क्लास का हम लोग नेक्स्ट ईयर से, मतलब क्योंकि हम लोग थोड़ा प्लानिंग में थोड़ा लेट हो गए थे, तुम्हारे टाइम पे भी हम लोग अगर शुरू से प्लानिंग करते तो अब तक तुम्हारा मैथ्स खत्म हो गया होता, 10th का पहले ही खत्म हो चुका होता। बट ठीक है, हम लोग वो काम अक्टूबर में किए तो भी तुम लोग का मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो मैथ्स का तुम लोग का फुल सिलेबस टेस्ट चलना शुरू होगा। फिजिक्स में तुम्हारा शायद ऑप्टिक्स चल रहा है ना, हाँ सर। तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, मतलब फिजिक्स तुम्हारा खत्म होने पे है। केमिस्ट्री का क्लास फिर बढ़ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अब हम भी थोड़ा फ्री हो गए, मतलब 11th का 12th का इतना सारा क्लास चल रहा था, इतना सारा मैनेजमेंट का काम, दिस दैट, बहुत दिमाग खराब हुआ था, तो उस चक्कर में ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पा रहा था मेरा। और जब भी 2-3 क्लासेस तो मेरा कैंसिल हो गया तुम्हारे ही बैच में केवल, मतलब और कभी किसी का बैच कैंसिल नहीं हुआ। हमेशा लाइट का प्रॉब्लम तुम्हारी बैच में है, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है। बट ठीक है, अब केमिस्ट्री का क्लास तुम्हारा बढ़ जाएगा, वीक में हो सकता है एक की जगह पे 2 क्लासेस हो जाए। मैथ्स का रिवीजन क्लास चल रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम लोग का फुल सिलेबस टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और बाकी एक बार देखते हैं, अब ये मतलब सारे सर लोगों से हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि तुम लोगों का आगे का चीज़ किस तरीके से हम लोग को पढ़ाई कराना है, क्या क्या कोर्स रहेगा, किस तरीके से हम लोग किस टाइम तक क्या चीज़ कंप्लीट कराएंगे, ताकि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए तुम लोगों को। और एनटीएससी का हम सजेशन देंगे, तैयारी बहुत रिगोरसली करना शुरू कर दो, क्योंकि इस साल एनटीएससी नवंबर में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जनवरी तक आराम से एनटीएससी का एग्जाम होने वाला है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे सब लोग। तो इसीलिए एनटीएससी का जितना हो सकता है तैयारी करना शुरू करो। उससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स है, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है उसमें गैसीय स्टेट, जिसमें रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये सब सवाल पूछा जाता है। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि तुम लोग को जब 11th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देंगे तो उसमें वो टॉपिक ऑलरेडी तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब वो एनटीएससी में आता है सवाल जो 9-10 में नहीं दे रखा है, आईसीएसई बोर्ड में दे रखा है। आईसीएसई में ईशान जो है इसके बुक में दे रखा है गैसीय स्टेट वाला पार्ट, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, इस सब से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मतलब एनटीएससी से रिलेटेड जो भी 11th क्लास की चीज़ें हैं वो सारे के सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे एंड से ये काम बहुत रेगुलरली करना शुरू करो। क्वेश्चन जितना हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश करो जितना हो सकता है, और उससे रिलेटेड थ्योरी में कहीं भी डाउट है, कुछ भी सीखना है तुमको, 9-10 का 11th क्लास का टॉपिक कुछ भी सीखना है तो आराम से डाउट क्लास का टाइम लो, अलग से तुम्हारा एक क्लास लग जाएगा जिस भी सब्जेक्ट में,
और डाउट क्लास ला करके वो टॉपिक तुम्हारा कवर कराएंगे, ताकि तुम्हारा तैयारी अपना अलग से अच्छे से चलता रहे। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे सेकंड वाले टॉपिक में। फिर जब वो चीज़ कंप्लीट होगा तो तुम्हारा एनसीईआरटी कंप्लीट करना तुम्हारा खुद का काम होगा। मेरे हिसाब से 2 से 3 लेक्चर में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीक तो नहीं, बट नेक्स्ट वीक तुम्हारा 2 लेक्चर शायद केमिस्ट्री का लग जाएगा। तो तुम्हारा नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक में शायद बहुत सारा चीज़ हटा दिया है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ये सर उसका एक्सट्रैक्शन हटाया है सर, और कोरेस यार एक्सट्रैक्शन ही तो आसान चीज़ था, वही चीज़ तो नहीं हटाना चाहिए था, तो उसमें फिर बचा ही गया। एक्सट्रैक्शन हटा ही दिया तो कोरोजन भी हटा ही दिया, तो बचा क्या एक्चुअल में? तो आयनिक बॉन्डिंग वाला पार्ट बचा होगा। अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे हम सिलेबस एक बार। फिर उसके बाद कार्बोनेट्स कंपाउंड, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो हमको लगता है कि 4 लेक्चर 5 लेक्चर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ होमवर्क तो नहीं है, हम सजेशन देंगे कि अपना एनटीएससी का क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस करना शुरू करो। उसमें एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार तुम लोगों को सॉल्व करना है। और तुम लोग का एनटीएससी का भी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, हम लोग उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग ऑनलाइन पुट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो चीज़ पुट हो जाएगा तो तुम लोगों का टेस्ट शेड्यूल बन जाएगा, एनटीएससी के हिसाब से टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट जिसको भी 9th क्लास के टॉपिक में 10th क्लास के टॉपिक में कुछ भी कहीं भी डाउट है, स्पेसिफिकली 9th क्लास के किसी भी टॉपिक में डाउट है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, तो आराम से डाउट क्लास का टाइम के लिए मैसेज कर सकता है ग्रुप में कि हमको इस चीज़ का डाउट चाहिए, तुम्हारा अलग से वो क्लास लग करके डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अगर कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ लो। चलो ओके, बाय बाय।